का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। सुशांत केस में जांच का जिम्मा किसे मिलेगा, इस पर अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है और गुरुवार तक सभी पक्षों से लिखित जवाब की मांग की है। आज सुप्रीम कोर्ट में किस किस ने क्या दलील पेश की, देखिए इस रिपोर्ट में। सुशांत सिंह मौत मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को सुना। सुनवाई के दौरान रिया चक्रवर्ती के वकील श्याम दीवान ने सबसे पहले अपना पक्ष रखा। श्याम दीवान ने कहा कि पटना में दर्ज एफआईआर मुंबई ट्रांसफर हो, क्योंकि जब पटना में घटना हुई ही नहीं तो वहां एफआईआर क्यों। श्याम दीवान ने सवाल खड़ा किया कि 38 दिन की देरी से एफआईआर दर्ज करने का मतलब क्या है। वहीं आरोप लगाया कि पटना में राजनीतिक वजह से एफआईआर दर्ज की गई और राजनीतिक फायदे के लिए मामले को तूल दिया जा रहा है। श्याम दीवान ने कहा कि मुंबई पुलिस इस मामले की ठीक तरीके से जांच कर रही है और इस मामले में हो रही मीडिया ट्रायल पर रोक लगानी चाहिए। रिया के वकील ने कोर्ट के सामने अपनी दलील रखी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज और रिया के वकील के बीच सवाल जवाब भी हुए। जज ने पूछा, क्या आप मामले में सीबीआई जांच चाहते हैं? रिया के वकील ने कहा, हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं, लेकिन बिहार में एफआईआर दर्ज होने पर कोर्ट विचार करे। फिर जज ने पूछा, आपकी याचिका में ही सीबीआई जांच की बात है, क्या आप चाहते हैं कि सीबीआई इस मामले की जांच करे? जवाब में रिया के वकील ने कहा, हम चाहते हैं सही एजेंसी जांच करे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह ने भी अपनी दलील रखी। विकास सिंह ने कहा, आसाराम केस की पीड़िता राजस्थान से थी, फिर भी मामला दिल्ली में दर्ज हुआ और मुंबई पुलिस की जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है। विकास सिंह ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट में महाराष्ट्र के सीएम के बेटे का नाम आया है, इस पर भी विचार करने की जरूरत है और अगर जांच में देरी होगी तो सबूत नष्ट होंगे। विकास सिंह ने कई सवाल भी खड़े किए। कहा कि सुशांत सिंह का दरवाजा तोड़ने के पहले बहन को क्यों नहीं बुलाया गया और डेड बॉडी पर जो निशान हैं वो बेल्ट के भी हो सकते हैं। विकास सिंह ने रिया चक्रवर्ती पर भी आरोप लगाया कि उसने घटना के बाद सुशांत सिंह के पिता से बात नहीं की और सुशांत को उनके परिवार से दूर कर रही थी। इसलिए जो इन्होंने पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की उसका हमने जवाब दिया कि देखिए इन्होंने प्रेस क्लिपिंग्स लगाए हैं, लेकिन हमने कोई प्रेस क्लिपिंग नहीं लगाया जिसमें तमाम प्रेस कह रही है कि वहां भी कोई पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है। बिहार सरकार के वकील मनिंदर सिंह ने भी सुप्रीम कोर्ट में दलील दी। कहा कि मुंबई पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की, बिना एफआईआर के ही 56 लोगों का बयान लिया। मुंबई पुलिस ने जांच में बिहार पुलिस को सहयोग नहीं किया। बिहार पुलिस के सीनियर अधिकारी को क्वारंटीन कर दिया गया और राजनीतिक दबाव में काम कर रही है महाराष्ट्र पुलिस। बिहार सरकार के वकील ने कई सवाल भी खड़े किए। मुंबई पुलिस ने क्यों नहीं दर्ज की एफआईआर? बिना एफआईआर महाराष्ट्र पुलिस क्यों जांच कर रही है और महाराष्ट्र पुलिस इस मामले में किसे बचाना चाहती है? सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील और बिहार सरकार के वकील की दलील के बाद बारी आई महाराष्ट्र सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, बिहार पुलिस को जांच का अधिकार नहीं है। क्या शिकायतकर्ता की सुविधा के लिए कहीं भी केस दर्ज होगा? अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ट्रांसफर याचिका को जानबूझकर सनसनीखेज बनाया जा रहा है। सबसे आखिर में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखा। तुषार मेहता की दलील थी कि महाराष्ट्र सरकार के हलफनामे में सही जानकारी नहीं, मुंबई में ना एफआईआर हुई ना ठीक से जांच हुई।
इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए और सीबीआई जांच की बिहार सरकार की सिफारिश को केंद्र ने मान लिया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कानूनी लड़ाई के साथ साथ राजनीतिक लड़ाई भी देखने को मिली। हालांकि कोर्ट ने दलील को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखते हुए सभी पक्षों से गुरुवार तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। तमाम पक्षकारों से लिखित जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कहा है। सुप्रीम कोर्ट उसके बाद इस मामले में अपना अहम फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में यह तय करेगा कि बिहार में रिया चक्रवर्ती को लेकर जो एफआईआर दर्ज किया गया है उसका ट्रांसफर महाराष्ट्र में किया जाए या ना किया जाए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में यह भी तय करेगा कि इस मामले में जांच सीबीआई करे या फिर ना करे। इंतजार करना होगा फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, लेकिन इस फैसले में कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत की मौत की निष्पक्ष जांच का एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट आने वाले दिनों में सुनाने वाला है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत को रिया चक्रवर्ती और उसके नजदीकियों ने अपने कब्जे में कर रखा था। एक पिता की लाचारी उन मैसेज से साफ पता चल रही है जो रिया चक्रवर्ती और उसके सहयोगियों ने वायरल कर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश की है। केके सिंह एक ऐसे पिता जिसका बेटा स्टार था, लेकिन वो खुद लाचार थे। वजह थी फरेबी लड़की जिसने सुशांत सिंह राजपूत को अपने फर्जी इश्क के जाल में फंसाकर परिवार से अलग कर दिया था। केके सिंह की लाचारी उस व्हाट्सएप मैसेज में भी झलक रही है जो उन्होंने रिया चक्रवर्ती को किए, ये जानने के लिए कि उनका बेटा कैसा है। केके सिंह ने लिखा, जब तुम जान गई कि मैं सुशांत का पापा हूं तो बात क्यों नहीं की? आखिर बात क्या है? फ्रेंड बनकर उसका देखभाल और उसका इलाज करवा रही हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि सुशांत के बारे में सारी जानकारी मुझे भी रहे, इसलिए कॉल कर मुझे सारी जानकारी दो। केके सिंह ने रिया चक्रवर्ती को यह मैसेज 29 नवंबर 2019 को 12:34 पर किया था। केके सिंह ने उसी दिन 12:16 पर एक मैसेज सुशांत की एक्स मैनेजर श्रुति मोदी को भी किया था। मैं जानता हूं कि सुशांत के सारे कर्ज और उसे भी तुम देखती हो, वह अभी किस स्थिति में है, इसके लिए बात करना चाह रहा था। सुशांत से बात हुई थी तो उसने कहा कि मैं बहुत परेशान हूं। अब तुम सोचो कि एक पिता को कितनी चिंता होगी उसके लिए, इसलिए तुमसे बात करना चाह रहा था। अब तुम बात नहीं कर रही हो तो मैं मुंबई जाना चाहता हूं, फ्लाइट का टिकट भेज दो। अब जब रिया चक्रवर्ती और श्रुति मोदी जैसों पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसने लगा है तो उनकी तरफ से व्हाट्सएप मैसेज को वायरल कर मामले को नया मोड़ देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सोचिए उस पिता की क्या स्थिति रही होगी जिसे अपने बेटे के बारे में जानकारी लेने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड और मैनेजर के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ और अब बात जल से जिंदगी की जंग की। जहां बिहार के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं और लोगों ने ऊंचे स्थानों पर शरण ले रखा है, चाहे वो बांध हो, नेशनल हाईवे हो या फिर रेलवे ट्रैक का किनारा हो। बाढ़ के विस्थापितों तक सरकार मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या सभी बाढ़ पीड़ितों तक राहत पहुंच पा रही है? तारीखें बदली, महीना बदल गया, नहीं बदली तो बिहार के उस इलाके की तस्वीर जहां बाढ़ की पानी ने डेरा जमा रखा है। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक को छोड़ बाकी नदियां उफान पर है। बाढ़ की वजह से 7 प्रखंडों के 42 पंचायत प्रभावित हैं, जिनमें 18 पंचायतों की स्थिति बहुत खराब है। बाढ़ प्रभावित इलाके में प्रशासन की तरफ से 188 नाव और 7 बोट चलाई जा रही है। राहत बचाव का दावा किया जा रहा है,
लेकिन विधान प्रखंड में वाटरवेज बांध पर शरण लिए लोगों तक राहत नहीं पहुंची। तो अभी तक कोई प्रशासनिक कोई नहीं, कोई ऐसे प्रशासन कोई ऐसे तो थारा है नहीं कोई देखा ना बच्चे तो थारा नहीं मिलता कोई दिन कोई कुछ नहीं कर। दरभंगा के बाढ़ प्रभावित हनुमान नगर प्रखंड के हालात भी कमोबेश समस्तीपुर जैसे ही हैं। सड़क, घर, दुकान, मकान, मंदिर सब पानी पानी है। सिनवारा गांव के लोग अपने घरों को छोड़कर बांध पर शरण लिए हुए हैं। लोगों का आरोप है कि करीब 20 दिनों से वो लोग बांध पर हैं, लेकिन अब तक सरकारी मदद नहीं पहुंची। नहीं मिलल, नहीं मुखिया तरफ से कुछ मिलल, नहीं सरकार तरफ से कुछ मिलल। हम सब 1 महीना से रोड पर भूखे तक रह रहे हैं, न पन्नी का साधन है, न कुछ का साधन है। चंदा उसल के पन्नी लगाए हैं। धूप बरसात में यहाँ पर बाल बच्चा लेकर रह रहे, कोई सहायता करने वाला नहीं है। बाढ़ में अपना सब कुछ गवा चुके सीतामढ़ी के लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या आ खड़ी हुई है। रुन्नी सैदपुर में बाढ़ से विस्थापित लोग रेलवे ट्रैक के किनारे जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ हर पल इनकी जिंदगी खतरे में है। यही नहीं, इन्हें पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है। विस्थापितों का आरोप है कि किसी ने अभी तक उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया है। देखते हैं तो यहाँ परेशानी ऐसा है, न खाने का ठीक है, न कोई ठीक है। पन्नी 2 बार कीना, दोनों बार में अन्हार पर उड़िया दिया है ना, कोई उपाय नहीं है। अब ये मधेपुरा की तस्वीर देख लीजिए। बाढ़ पीड़ितों तक सरकारी मदद नहीं पहुंच पाई तो लोगों ने जुगाड़ नाव के सहारे जिंदगी की नाव को खेना शुरू कर दिया। मतलब हालात हर जगह के एक से ही है। बाढ़ ने लोगों की जिंदगी को बेहाल कर रखा है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार, दरभंगा से विपिन, सीतामढ़ी से राकेश की रिपोर्ट। तो बाढ़ के आगे बेबस हैं पीड़ित। बाढ़ पीड़ितों की परेशानी को जरा समझिए। बाढ़ के 16 जिलों में बाढ़ का कहर है और इस कहर में लोग परेशान हो रहे हैं। 74,20,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनके पास न रहने का ठिकाना है, न खाने का दाना है। बाढ़ पीड़ितों को राहत में परेशानी कोरोना की वजह से भी है, जहां सरकार भी लाचार है। कम्युनिटी किचन से 9 लाख लोगों को ही फायदा मिल रहा है। बाकी लोग किसी तरह जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, चाहे तो वो रेल पटरी पर रह रहे हैं या फिर NH पर अपना शरण ले रखे हैं। तो छपरा के तरैया में एक पक्का मकान बाढ़ की पानी में भरभरा कर गिर गया। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे मात्र 10 सेकंड में मकान पानी में गिर गया। तरैया के पचौड़ बाजार स्थित एक मकान में कपड़े की दुकान थी, लेकिन मही नदी में आए उफान के बाद मकान के आसपास पानी भर गया। पानी भरने से मकान में दरारें आ गई थी। मकान में दरार आने के बाद दुकान में रखे सामान को निकाल लिया गया था। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ और बात करेंगे एक विधायक जी की, जिनकी हनक की। ये झारखंड के जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी हैं। विधायक इरफान अंसारी अपने विवादित बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने अपना आपा ही खो दिया। जामताड़ा में बिजली आपूर्ति के मसले पर विधायक इरफान अंसारी भड़क गए और निजी कंपनी के GM पर जमकर भड़ास निकाली। जामताड़ा पावर सब स्टेशन का मुआयना करने पहुंचे विधायक जी का सामना निजी कंपनी के GM से हो गया। GM को गैर जिम्मेदार बताते हुए विधायक इरफान अंसारी ने उसे जमकर खरी खोटी सुनाई। भाजपा कहने पे 4 फुट लगेगा यार। भाजपा मालिक हमारा भाजपा कहने में अभी आप हैं, आपके सामने बात नहीं करेगा तो हमसे। भाजपा कहने पे जहाँ जहाँ तुम डलवा दिया ट्रांसफर बात करता उल्टा पुल्टा यहाँ पर। ये सुनो मेरी बात, ये अभी कहा जहाँ पे बच्चा नृत्य किया है वहाँ दलित जहाँ है वहाँ नहीं लगे ट्रांसफर।
सर अभी जितना फिर लोकेशन है आप आए हमसे मिले क्यों नहीं आप जो बोल रहे हो सुनिए ना, कल गए थे विधायक जी को लोग वहाँ 500 आदमी घेरा, तार एकदम नीचे से चला गया है। जहाँ पोल है वहाँ बांस गिरा हुआ है, बांस से लगा हुआ है। और जहाँ भाजपा कहने पर डबल ट्रांसफर दे दिया है लोग, बीजेपी कहने पर लाइन चलेगा यार। तो विधायक जी की हलक देख लीजिए। निजी कंपनी के जीएम पर कांग्रेस विधायक की जरा भड़ास को भी समझ लीजिए कि जनता के बीच सरेआम फटकार से धौंस जताना चाह रहे थे विधायक जी। जनता के बीच खुद को उनका हितैषी भी बताना चाह रहे थे और उन्होंने दिखाया भी। बीजेपी का एजेंट बताकर समस्या से पल्ला झाड़ना इनका मकसद था। सत्ता पक्ष की नाकामी को छिपाना, विवाद खड़ा करना और सुर्खियां बटोरना इनका मकसद था इस हनक के पीछे। और अब बात बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी की। जी हां, कोरोना के बीच बिहार विधानसभा का चुनाव तय समय पर हो सकता है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव टालने की अटकलों को खारिज कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी साफ कर दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी जारी है। चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक दलों की ओर से सुझाव देने का आज आखिरी दिन है। मुख्य चुनाव आयुक्त के बयान का बीजेपी जेडीयू ने स्वागत किया है, जबकि आरजेडी ने कोरोना के बीच चुनाव कराने पर चिंता जताई है। जो है राय मांगी थी, हम लोगों ने राय दे दी है। अब जो है चुनाव आयोग को तय करना है कि क्या वो करेंगे, और जो तय करेगा लोग वो मान्य होगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी का इसमें साफ मत है कि अगर चुनाव आयोग चुनाव कराती है तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और सत्ताधारी दल को वहां से हटाने का काम करेंगे। जनता दल यूनाइटेड चुनाव निर्वाचन आयोग के कराए जाने के फैसले के साथ है और हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। ये जरूर कहीं ना कहीं राजद जैसी पार्टियों के लिए मुश्किल वक्त है, क्योंकि वो संभावित हार को टालने के लिए इन चुनावों को किसी न किसी तरीके से आगे बढ़ाए जाने के फिराक में थे। और चुनाव आयोग इस कोरोना के दौर में निश्चित तौर पर सुरक्षित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने के लिए अपनी मॉडलिटीज पर काम कर रही है, और इस लिहाज से चुनाव आयुक्त का बयान बिल्कुल स्वाभाविक है। तो बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। ऐसे में कांग्रेस इस दौर में भी अपने नेताओं से ही परेशान है। परेशानी का सबब ऐसा है कि अब आला कमान को इस पर संज्ञान लेना पड़ रहा है। विधानसभा चुनाव दहलीज पर खड़ा है। कोरोना के हालात के बीच भी हर पार्टी चुनावी मोड में है, लेकिन एक अकेली कांग्रेस है जो आज भी उसी मोड में चल रही है। ना तो पार्टी के नेता गंभीर हैं और ना ही कार्यकर्ताओं में कोई जोश। कांग्रेस नेताओं के ढुलमुल रवैये से अब तो आला कमान भी परेशान हो गया है। राहुल गांधी से लेकर बिहार के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल तक बिहार कांग्रेस के बड़े नेताओं के काम करने के तरीके से उब चुके हैं। आलम यह है कि अब प्रदेश अध्यक्ष को भी खुलकर अपने नेताओं की असलियत सामने लानी पड़ रही है। सदस्यता अभियान जो था, डिजिटल मेंबरशिप, उसमें भी कहीं न कहीं शिकायत मिल रही थी, जो कुछ लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो ये हम लोग का जो डिजिटल रैली हुआ था राहुल जी का, उसमें भी ये बात उठी थी, और वो चाहते थे हम अपने जितने सीनियर लीडर हैं सबों से बात करके उन्हें इस बात का भी हिदायत दे दें, इंस्ट्रक्शन दे दें। कांग्रेस ने बिहार के नेताओं को अपने क्षेत्र का दौरा करने का टास्क दिया था। साथ ही उन्होंने अपने क्षेत्र से पार्टी के सदस्यता अभियान को भी आगे बढ़ाना था, लेकिन किसी भी नेता ने इसमें रुचि नहीं दिखाई। कांग्रेस के इस रवैये पर अब विपक्षी तो सवाल उठा ही रहे हैं, उनके सहयोगियों को भी नेताओं का ये रवैया रास नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा है कि जो लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे और निर्देश का पालन नहीं करेंगे, उनको पार्टी में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें स्पष्ट रूप से कहा दिया है। इसलिए कांग्रेस के नेता भी तैयार हैं और काम कर रहे हैं, महागठबंधन के पक्ष में काम कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस अजीब तरह की पार्टी है। राहुल गांधी अगर सक्सेसफुली नेतृत्व करते तो कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहते। उन्होंने खुद टोपी उतार कर दूसरे को दे दी। लाख कोशिशों के बाद भी बिहार में कांग्रेस 2.5 कदम भी नहीं चल पा रही है। यही वजह है कि पार्टी जहां कल खड़ी थी आज भी वहीं है। ऊपर से पार्टी की गुटबाजी रही सही कसर पूरा कर दे रही है। यानी कांग्रेस के हाल को देखकर
यही कहा जा सकता है कि जब माझी ही नाव डुबाए तो उसे कौन बचाए। न्यूज 18 के लिए पटना से साकेत कुमार की रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।